Hello students, today we are going to talk about myasthenia gravis. Myasthenia gravis. What is myasthenia gravis? Myasthenia gravis is muscle weakness and gravis means your serious muscle weakness. ठीक है. So myasthenia gravis is very important and autoimmune disorder. ठीक है. Which occurs at a neuromuscular junction. So when we are talking about a neuromuscular junction, so we should be talking about neuromuscular junction first. So what is neuromuscular junction? We all know neuromuscular junction is a synapse between motor nerve और muscle fiber. ठीक है. एक आपकी efferent nerve ending जहां पे होती है, ठीक है, वो मसल के साथ जब मिलती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. until unless it is working you are not आप तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. सो जब तक आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में आपके न्यूरॉन्स में आप एक मैसेज, एक इम्पल्स नहीं आएगा और वो मसल में करेक्टली पहुंचेगा नहीं, तब तक हम मसल्स को करेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. सो मसल को काम करने के लिए नर्व की जरूरत है, ये हम सब जानते हैं. ठीक. सो इफ यू विल सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक. दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओवर हियर दिस इज साइनेप्स. ठीक है. ये आपका साइनेप्स, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. इससे ऊपर जो है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं जहाँ पे आपके एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे वर्क करते हैं और वर्क करके इधर आते हैं. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक. So when we are talking about neuromuscular junction, so there are certain diseases also of neuromuscular junction. इसमें बहुत सारी तरीके की diseases हो सकती हैं. तो neuromuscular junction diseases is like a medical condition जो कि आपके normal neuromuscular transmission को hamper कर देता है किसी भी वजह से. ठीक है. चाहे वो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, इन तीनों में से कहीं पे भी होगी तो वो क्या हो जाएगा? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. ठीक है. सो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर यू कैन सी ओवर है. ठीक है. अभी हम लोग इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. ये एक मोटर नर्व है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स हैं आपको दिख रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे ACH रिसेप्टर्स हैं. ये ACH रिसेप्टर्स जो होते हैं ये निकोटिनिक ACH रिसेप्टर्स होते हैं. इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है. ठीक है. आप इसकी एक ये देखिए कर्व्स देखिए. सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें एक इम्पल्स आती है वो इम्पल्स क्या करती है? ACH को रिलीज करती है. ACH को रिलीज करती है तो वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स खुल जाते हैं. कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स खुलने की वजह से वो नीचे आती है. ठीक है. नीचे आती है तो यहाँ पे आकर के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको ACH को रिसीव कर लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम चैनल में क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स हो रहा है तो वहाँ पे सोडियम इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाएगा. तो सोडियम इन्फ्लक्स होने की वजह से पोटेशियम जो है आउटफ्लक्स हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी. जब तक ACH आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगी. माइटोकॉन्ड्रियाज किस लिए? माइटोकॉन्ड्रियाज इसलिए कि वो आपको एनर्जी दे सके. ठीक है. ATP रिलीज कर सके, और ATP रिलीज होती है तो उसके बाद एक हाइड्रोलिसिस होती है जहाँ पे ATP और ADP प्लस फॉस्फोरस बनता है. सो दिस इज अ साइकिल जो कि आप लोगों ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में भी पढ़ी होगी, जैसे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है. ठीक है. एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन का जो रिलेशन होता है ऑफ अ सार्कोमेयर, सो कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है. ठीक. सो दिस इज हाउ इट अकर्स. सबसे पहले एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है. वो डिपोलराइज कर देता है नर्व टर्मिनल्स को. वहां पे कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं. दीज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? कैल्शियम इन्फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी ACH है वो वहां से बाहर चली जाती है.
ठीक है। सो ये सब कहाँ हुआ, साइनेप्स से पहले। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ACH वहां से बाहर आएगा, ठीक है, डिफ्यूज होगा और जा करके आपके बाइंड हो जाएगा ACH रिसेप्टर्स में, ठीक है। दीज ACH रिसेप्टर्स आर योर निकोटिनिक ACH रिसेप्टर्स, ठीक। वहां पे एक एक्सचेंज होगा, सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव फ्लो बनेगा और डीपोलराइजेशन अगेन हो जाएगी और ये एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट करेगी। और दिस एंड प्लेट जो पोटेंशियल है यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से जो आपके टी ट्यूब्यूल्स हैं उस पे एक्शन होने लग जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस हैपेंस एट साइनेप्स से जस्ट ऊपर, दिस इज हैपनिंग, डिफ्यूजन इज हैपनिंग एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज हैपनिंग एट द पोस्ट सिनेप्स, ठीक। There is one more thing which can occur, that hydrolysis of ACH हो जाएगा, ठीक है, ACH एस्ट्रेस, ठीक है। ये एंजाइम जो है ये बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ACH अवेलेबिलिटी हो जाएगी। रिडक्शन हो जाएगी तो क्या होगा कि ये क्या चीज, जो एक्टिवेशन ऑफ ACH रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कैन अकर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड दिस इज योर सम न्यूरोमस्कुलर डिजीज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स there are certain neuromuscular disorders which can be classified on two basis। एक कि वो क्लासिफाई होता है कि कोई किस वजह से, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर कौन सा कंडीशन की, कौन सी कंडीशन किस वजह से हो रही है, ठीक है। सो अगर इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी डिजीज है जहां पे एंटीबॉडी आकर के इस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को डिसरप्ट कर रही है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। सो दीज आर लाइक योर माइस्थेनिया ग्रेविस, LEMS, ठीक है। सो दीज आर द सम थिंग्स विच अकर्स एज इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अनदर इज टॉक्सिक और मेटाबॉलिक। टॉक्सिक और मेटाबॉलिक क्या हुआ, टॉक्सिक मीन्स आपकी कोई भी केमिकल, कोई भी चीज से वहां पे टॉक्सिटी हो गई, ठीक है, इसकी वजह से हो गया। कोई भी बहुत सारी चीज होती है, बॉटलिज्म होती है, हाइपरमैग्नीसिया होती है, स्नेक वेनम पॉइजनिंग होती है, इनकी वजह से कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है ना, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज ऑल योर टॉक्सिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल सिंड्रोम्स। कंजेनाइटल सिंड्रोम्स आर दो सिंड्रोम्स इन विच मदर इज कैरिंग सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशंस जो कि बच्चे में हो जाता है, ठीक है। बहुत तरीके के डिफरेंट कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हेरिडिटरी है तो आप कह लीजिए नियोनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है उनमें, ठीक है। या फिर कंजेनाइटल सिंड्रोम्स हैं तो जो आपके ACH एस्ट्रेस था वो इनएक्टिव है, ठीक है, जो अभी हमने एक इनएक्टिव डिसऑर्डर देखा वो कंजेनाइटल सिंड्रोम्स है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ड अकॉर्डिंग टू क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अनदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कि वो लोकेशन क्या है जहां पे NMJ डिसरप्शन है। ये हम लोग बात कर चुके हैं अभी रिसेंटली। 3 तरीके के हो सकते हैं ये भी, प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक मीन्स कोई प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम है कहां पे, आपके मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत कॉमन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स में। माइस्थेनिया ग्रेविस तीनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। सिनेप्टिक मीन्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, डिफ्यूजन ऑफ ACH में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे वो डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है, या फिर वहां पे कोई केमिकल ऐसा है जो कि उसको रिसेप्टर्स को खराब कर दे रहा है, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक अगेन रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, रिसेप्टर्स में वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। और एक अनदर क्लासिफिकेशन है ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स,
ठीक है, नाउ विल मूव टू द माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस इज, इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ठीक है, जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को हैम्पर कर देती है, ऑब्लिटरेट कर देती है. ठीक है, रोक देती है या किसी भी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ना हो पाए. इसकी वजह से एक वीकनेस हो जाती है वॉलेंटरी मसल्स में. ठीक है, ध्यान रखिएगा, देयर इज अ वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मसल्स. ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल्स की वीकनेस नहीं होती है, जितनी भी वॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस होती है. एंड बिकॉज ऑफ दीज वॉलेंटरी मसल्स देयर इज सम वीकनेस ओवर द लिम्स कह लीजिए, नेक कह लीजिए, रेस्पिरेशन कह लीजिए. कार्डियक मसल में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दिस इज अ इनवॉलेंटरी मसल. ठीक है, सो रिमेंबर दिस, माइस्थेनिया ग्रेविस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम which occurs into your voluntary muscles, और वॉलेंट्री मसल की वीकनेस करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इतनी बात करी, हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात करी. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे मोटर नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द नर्व्स. ठीक है, ठीक, सो सिंपल, हमने इसके बारे में बात कर लिया है. माइस मीन्स muscle, asthenia means weakness, gravis means grave or serious condition. So serious muscle weakness is one of the major thing which happens in myasthenia gravis. अब पेशेंट्स बहुत सारे आएंगे, अलग अलग सिम्टम्स से आएंगे, जो भी मसल्स इन्वॉल्व होंगी. हो सकता है आंख की मसल इन्वॉल्व हो तो उसको दिखेगा नहीं अच्छे से, ब्लड विजन होगा, डिप्लोपिया होगा. ठीक है, फेस की मसल्स इन्वॉल्व होंगी, चबा नहीं पाएगा. ठीक है, या फिर थ्रोट की मसल्स इन्वॉल्व हैं तो उसको ग्लूटिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि उसको कोई भी चीज़ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है. ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स में प्रॉब्लम है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, डिस्निया हो रहा है. सो अलग अलग में अलग अलग तरीके से हो सकता है, और सब में एक तरीके से, सब में ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं. सो रिमेंबर दैट माइस्थेनिया ग्रेविस इज नॉट अ मसल वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर मसल्स. ठीक है, कोई भी मसल इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन हाँ वॉलेंट्री मसल ही इन्वॉल्व होगी. ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द एपिडेमियोलॉजी. याद रखिएगा, किसी भी एज में हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कंजेनाइटल है, या फिर मैंने आपको बताया न्यूनेटल है. बट रिमेंबर दे आर टू एज ग्रुप्स विच आर मोर प्रोन फॉर इट. ठीक है, किसी भी जेंडर में हो सकती है. फर्स्ट एज ग्रुप इज योर बिफोर 40 years एंड दिस एज ग्रुप इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स. ठीक है, मतलब यंगर एडल्ट मान लीजिए आप, 20 to 40. ठीक है, इससे पहले भी एक जुवेनाइल स्टेज की आती है, जुवेनाइल एमजी होता है जो कि फीमेल्स में होता है. बट 20 to 40 मान लीजिए, दैट दिस इज वन ऑफ द एज जहां पे फीमेल्स में बहुत कॉमन माइस्थेनिया ग्रेविस पाया जाता है. अनदर एज इज बियॉन्ड 60 years. ठीक है, सो जो आपके ओल्ड एडल्ट्स होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स में जो एक एज आती है, डेट इज द एज जो कि मेल्स में बहुत कॉमन होता है. ठीक, सो मतलब दोनों जेंडर्स में हो रहा है. ठीक है, विमेन में बिफोर 40, 20 to 40 बहुत कॉमन है, एंड आफ्टर 60 मेल्स में बहुत कॉमन है. ठीक है, नाउ पैथोफिजियोलॉजी. व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोलॉजिकल कंडीशन इनटू द फिजियोलॉजी. ये कहीं पे भी हो सकती है, चाहे प्री सिनेप्टिक में हो, चाहे पोस्ट सिनेप्टिक में हो, चाहे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हो, हम बात कर चुके हैं. ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं. एक चीज है जो कि इसको रोकती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रॉब्लम करती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्किंग ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि एसिटिलाइन ACH रिसेप्टर्स को क्या करती हैं, उनको ACH को रिसीव करने से रोकती हैं. उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, ये जब एंटीबॉडी आती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब रोकने की कोशिश करती है, तो क्या क्या चीज कर सकती है.
सबसे पहली चीज करेगी डिक्रीज नंबर ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स। पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन में सब क्या करेगी, वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को कम कर देगी। कम कर देगी तो कम से कम एसिटाइलकोलिन आएगा, ठीक है। सेकंड क्या करेगी, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड्स जो हम लोगों ने इस तरीके के देखे थे उसको फ्लैट कर देगी। आई विल शो यू इन द डायग्राम। सी यहाँ पे ये जो आपने ये देखे, ठीक है, ये इसको क्या किया, फ्लैट कर दिया। अगर मैं आपको पीछे के डायग्राम में दिखाऊं, सी अलग अलग रिसेप्टर्स हैं अलग अलग जगह, ये फ्लैट हो गए तो रिसेप्टर्स वैसे ही कम हो गए, ठीक है। सो सिमिलर थिंग हैपेंस इन दैट। ओके, नाउ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एसीएच का वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। वीकनेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल अब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही तो वीक हो गई। सो जबकि एसीएच नॉर्मल रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल एंड प्लेट पोटेंशियल आ रहा है वहां पे वो सिर्फ बहुत कम एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है, जिसकी वजह से कई मसल्स जो हैं वो ट्रिगर ही नहीं कर पा रही हैं उतना अमाउंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, उतना मैप ही नहीं कर पा रही हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके अच्छे से, ठीक है। दिस इज हाउ एक रिसेप्टर को उसने क्या किया, ऑब्लिटरेट कर दिया। उसने एक एंटीबॉडीज ने आकर के एसीएच रिसेप्टर को जाकर के क्या किया, उसकी हैम्पर कर दिया कि वहां पे एसीएच आके लग ही ना पाए। और वो क्या क्या करके किया, एक बार फिर से देखते हैं। उसने एसीएच रिसेप्टर्स को कम कर दिया, उसने उनके फोल्ड्स को फ्लैट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कम हो गया, वीकनेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और एसीएच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहा है लेकिन उसका जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इस एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से जो हमारा कम होने की वजह से जो हमारा मैप है, ठीक है, वो भी कम है और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही अच्छे से, ठीक। एक और फॉर्म है, उसमें क्या होता है, प्री सिनेप्टिक रन डाउन। व्हाट इज प्री सिनेप्टिक रन डाउन? सिंपल है, जो अमाउंट ऑफ एसीएच रिलीज हो रहा है पर मतलब कि पर इम्पल्स जो रिलीज हो रहा है वो अब रिलीज कम होना शुरू हो गया, तो अब साइनेप्स से पहले ही उसकी एक्टिविटी जो है कम हो गई, सिंपल। सो उसको क्या हो गया, प्री सिनेप्टिक रन डाउन। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे एसीएच पूरे के पूरे आ रहे थे, यहाँ पे एसीएच ही नहीं आ पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, जो आपके एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स में जो चेंजेस हुए, अब वो बार बार रिपीटेड एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि वहां पे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। पहले एक्सोसाइटोसिस होता था जिसकी वजह से एसीएच बहुत ज्यादा आते थे, अब वो एंडोसाइटोसिस बार बार हो रहा है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि जो एंडोसाइटोसिस हो गया तो अब पता है कि एसीएच इतना चाहिए ही नहीं, तो उसने क्या किया, एसीएच प्रोड्यूस करना ही कम कर दिया, ठीक। ये कैसे हुआ, एक क्रॉस लिंकिंग एंडोसाइटोसिस हुआ या फिर उसने ब्लॉक किया, ठीक है, एक्टिव साइट्स को, और उसने क्या किया, किसी और जो रिसेप्टर्स हैं उसको किसी और से सप्लीमेंट कर दिया। अब वो किसी और केमिकल से वो हो गया जा करके, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। सो दीज आर लाइक, इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब इसने क्या किया, जो टर्नओवर है एसीएच रिसेप्टर्स का वो भी चेंज हो गया। चेंज हो गया तो क्या हुआ कि एसीएच वैसे ही कम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अभी तक एसीएच खाली जा रहा था, अभी एसीएच कम होना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, एफिकेसी और ज्यादा डिक्रीज हो गई, और वो डैमेज सिर्फ प्री सिनेप्टिक से लेकर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हर तरफ की ओर ले गया, ठीक है। मतलब आप ये सोचिए कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डैमेज किया, उसकी वजह से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एसीएच कम प्रोड्यूस होने की वजह से एसीएच जो आपकी एफिकेसी है वो और कम हो गया, ठीक है। सो अब आपका एंड प्लेट पोटेंशियल और कम हो गया, तो अब जल्दी फटीगनेस हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में। वो आते हैं
सुबह थोड़े से ठीक होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ती है वैसे वैसे उनकी वीकनेस बढ़ती जाती है, उनको लेथार्जी होने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही फटीग फील करते हैं। ठीक है, ठीक। सो दिस इज लाइक एबनॉर्मल निकोटिनिक एसिटाइलिन कोलाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं बल्कि, वो इसमें कुछ चेंजेस ले आती हैं। नाउ नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थाइमस ग्लैंड का होना और वहाँ पे थाइमस ग्लैंड पे थाइमोमा होना या फिर उसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाना। ठीक है, थाइमस ग्लैंड होता है वो क्या करता है, वो जो एंटीबॉडीज हैं उसको प्रोड्यूस करता है ज़्यादा और ये mg में और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस में इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है एंटीबॉडीज़ की, और जब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इस प्रोडक्शन की वजह से वो ACH रिसेप्टर्स पे और ज़्यादा वर्क करने लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स एंड अ ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ योर myasthenia gravis. In next lecture we will be talking about causes, diagnosis, classification and treatment. Thank you.